ये एनिमल ब्रीडिंग के डिफरेंट मेथड्स आप पढ़ रहे थे। तो अब जो ब्रीडिंग का नेक्स्ट टाइप है ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए मैंने आपसे बोला था कि जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई किस मेथड में क्या होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे इन ब्रीडिंग में एंसेस्टर सेम कि डिफरेंट, फैमिली सेम कि डिफरेंट। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पर्पस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता क्या है, एक तो ये पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, इसको किस पर्पस के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता क्या है, जैसे एक ये बुल है और ये काऊ है, ये नॉर्मल फील्ड में है मान लीजिए ये। तो नेचुरली ये जो बुल है और ये काऊ दोनों में रिप्रोडक्शन हुआ, फील्ड में थे, नॉर्मल जैसे रिप्रोडक्शन होता है वैसे इन लोगों ने रिप्रोडक्शन किया। तो जब नेचुरली बुल और काऊ में रिप्रोडक्शन होता है तो उसके 2 ड्रॉबैक हैं। हाँ, ड्रॉबैक का मतलब ये है, पहली बात तो ये मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आप लोग को बताया था कि इतने सारे स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में डिलीवर किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो ओवम से जाकर के फर्टिलाइज करता है या फर्टिलाइज होता है, बाकी सब बर्बाद चले जाते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। बुल और काऊ यानी कैटल में भी यही होता है। तो जैसे एक मान लीजिए सुपीरियर बुल है, इसके जो स्पर्म्स की क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। तो नेचुरली अगर सुपीरियर बुल काऊ को इंसेमिनेट कर रहा है या उससे रिप्रोडक्शन कर रहा है तो नेचुरली पता है क्या करेगा बुल, 5 to 10 बिलियन स्पर्म्स को काऊ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिलीवर करेगा। तो 5 to 10 बिलियन स्पर्म्स उसने डिलीवर किए। यूज एक आधे का होना है, बाकी सब बर्बाद चले जाएंगे। तो सुपीरियर बुल था, उसके स्पर्म भी सुपीरियर क्वालिटी के होंगे। और अगर नेचुरली वो रिप्रोडक्शन उसने किया तो यूज एक स्पर्म का, एक या कुछ स्पर्म का होगा, बाकी सब बर्बाद चले जाएंगे। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचुरली जब बुल और काऊ के बीच रिप्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा क्या है, अगर नेचुरली काऊ और बुल में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनके स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि एसटीडी जो है वो स्प्रेड ना हो और जो सुपीरियर बुल है उसके जो सुपीरियर क्वालिटी के स्पर्म हैं वो भी वेस्ट ना जाए, तो फिर इस चीज के लिए आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है पर्पस में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या स्टेप्स होती हैं, देखिए ये मान लीजिए सुपीरियर बुल है, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इस सुपीरियर बुल के पास जो सुपीरियर क्वालिटी का सीमेन है यानी स्पर्म, उसको बुल की बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अगर इमीडिएटली यूज करना है तो कोई बात नहीं, तुरंत यूज कर लो उनका। और अगर इमीडिएट यूज नहीं करना है, आप चाहते हो कि थोड़े टाइम बाद यूज करेंगे, तो वो जो सुपीरियर क्वालिटी के स्पर्म सुपीरियर बुल से निकाले गए हैं उनको डीप फ्रीज कर दिया जाता है, यानी लो टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है, और फिर फ्यूचर में उनका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर इमीडिएटली यूज करना है तो फिर क्या होगा, सुपीरियर बुल से जो सीमेन निकाला गया है यानी वही स्पर्म बोल दो, उन स्पर्म्स को जो सुपीरियर काऊ है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आर्टिफिशियली डिलीवर करा दिया जाता है, और उतने ही स्पर्म को डिलीवर कराया जाता है जितने की जरूरत होती है। बाकी जो स्पर्म बच जाते हैं उनको दूसरी काऊ के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज, क्वेश्चन ये आएगा कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी काऊ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किस जगह पर सीमेन को डिलीवर किया जाएगा, स्पर्म को किस जगह डिलीवर किया जाएगा, वेजाइना में कि सर्विक्स में कि यूट्रस में। तो देखिए अगर आप वेजाइना में स्पर्म को रखोगे तो उसका एक ड्रॉबैक ये है कि कभी कभी स्पर्म वेजाइना से अंदर जाने की बजाय बाहर ही निकल आते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप स्पर्म को सीधे यूट्रस में रख दोगे तो स्पर्म का कैपेसिटेशन ढंग से नहीं होगा। मैंने बोला था स्पर्म की कैपेसिटी, स्पर्म के पोटेंशियल को इंक्रीज करना
इसे कैपेसिटेशन बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो अगर आप स्पर्म को काऊ के यूट्रस में सीधे ट्रांसफर करोगे तो स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं होगा, स्पर्म का पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो सबसे सही मेथड ये है कि आप काऊ के डीप सर्विक्स में स्पर्म को डिलीवर कराओ। इससे स्पर्म के बाहर लौटने के चांसेस भी कम होंगे और स्पर्म का कैपेसिटेशन भी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, सुपीरियर बुल से सीमेन को निकाला, स्पर्म को निकाला, जितने की जरूरत है सिर्फ उतने ही स्पर्म को जो काऊ है उसके डीप सर्विक्स में इंजेक्ट कर देते हैं और फिर डीप सर्विक्स से स्पर्म आगे जाएंगे और फिर आगे जाकर के ओवम से फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगेगा। यही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो इसमें दो फायदे मिले, एक तो ये जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म है वो बर्बाद नहीं गए, और दूसरा जब हम आर्टिफिशियली सीमेन को बुल से निकालते हैं और काऊ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर करते हैं तो ये साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक लाइन में बोले तो सिंपल सा ये है कि सुपीरियर बुल से जब हम साइंटिस्ट लोग सीमेन को निकालें और फिर आर्टिफिशियली काऊ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंजेक्ट कराएं, यही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है सबसे पहले इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बरेली में है, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में सबसे पहले ऑपरेट कराया गया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला है यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे सुनिएगा। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। उससे पहले एक चीज और, कुछ टर्मिनोलॉजी है ये आपको माइनर वगैरह में मिलेंगी और एक दो बार पूछी भी जा चुकी हैं मेडिकल के एग्जाम में। जैसे कभी कोई पूछ देते हैं ये व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, या ये किससे रिलेटेड है, जस्ट इतना ही आता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, या जो ऑपरेशन फ्लड, ये जो वर्ड है ये भी मिल्क से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग से रिलेटेड है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशेज से रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ एक एक टर्म ध्यान रखना है और ये पूरा मॉड्यूल में नहीं है, इस वजह से मैंने लिख दिया है। तो जब भी ऑपरेशन फ्लड वर्ड आए या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्ड आए, पूछा जाए ये किससे रिलेटेड है तो आप बता देना मिल्क से, बाकी किससे रिलेटेड है वो लिखा हुआ है। अब उसके बाद जो अगला मेथड है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पता है सारी स्टेप्स लिखी होंगी वहां पर क्वेश्चन में MOET की, और आपको एक सीक्वेंस से अरेंज करना होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। और दूसरा वही पर्पस पूछते हैं कि MOET जो मेथड है ये किस टाइम यूज की जाती है, क्या पर्पस होता है, क्या एम होता है MOET का। अब देखिए मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, देखिए मैं इसका पर्पस बताता हूँ। जैसे एक ये सुपीरियर काऊ है, सुपीरियर काऊ है, अच्छी क्वालिटी की मदर है, ये अच्छे कैरेक्टर्स हैं इसके। अगर आप चाहते हो कि ये नेचुरली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो नेचुरली अगर ये प्रोड्यूस करेगी ऑफस्प्रिंग तो सुपीरियर ही होंगे, क्योंकि खुद सुपीरियर है तो इसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी होंगी वो भी सुपीरियर होंगी। लेकिन अगर नेचुरली आप प्रोड्यूस कराओगे तो एक काऊ से प्रोजेनी बनने में 280 डेज का टाइम लग जाएगा, क्योंकि लगभग मान लीजिए 1 साल लगभग। तो जिस तरीके से 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में होता है, ऐसे ही काऊ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये 280 डेज होता है। और एक बार अगर गेस्टेशन पीरियड हो गया, प्रेगनेंसी हो गई काऊ में, तो फिर वो 280 डेज तक दूसरी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई ये जो सुपीरियर काऊ है इससे जल्दी हम कम टाइम में खूब सारी प्रोजेनी या खूब सारे ऑफस्प्रिंग या खूब सारे कैटल हम प्रोड्यूस कर लें, और ऐसे कैटल जिनमें मिल्क यील्डिंग पावर ज्यादा हो, या फिर मीट के पर्पज से देखा जाए तो उनमें लीन मीट हो,
लीन मीट अगर कहीं वर्ड मिले तो इसका मतलब जो पतला मांस होता है, और लीन मीट बेस्ट क्वालिटी का मीट माना जाता है। ये ऐसा मीट होता है जिसमें फैटी कंटेंट, लिपिड कम होता है। तो बहुत सारे लोग ये जो बफेलो है, काऊ है, इनका मीट भी फीड करते हैं, तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। यानी अच्छी क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग से मतलब है ऐसे ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी जिनमें मिल्क यील्डिंग पावर ज्यादा हो, और अगर मीट के पर्पज से देखा जाए तो उनमें लीन मीट हो, यानी फैट कम हो मीट में, या सुपीरियर क्वालिटी का मीट हो, और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो फिर उसके लिए MOET मेथड का यूज करेंगे। एक लाइन में बोले तो सीधा सा मतलब है, अगर आप सुपीरियर क्वालिटी के कैटल्स को कम टाइम में प्रोड्यूस करना चाहते हो तो MOET मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरली आप जल्दी जल्दी सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि एक काऊ में अगर गेस्टेशन पीरियड चालू हो गया तो फिर वो 280 डेज के लिए बुक हो जाती है, क्योंकि उसका गेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है। और ये तो आपको भी पता है कि एक बार प्रेगनेंसी है तो उसी टाइम दूसरी तो आप कर नहीं सकते, वो जब खत्म हो जाएगी तभी दूसरी आएगी। तो फिर कैसे कम टाइम में सुपीरियर जो बुल या काऊ होते हैं उनसे जल्दी जल्दी कैसे हम बना लेते हैं सुपीरियर क्वालिटी की प्रोजेनी, वही MOET में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये जो मान लीजिए सुपीरियर काऊ है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स वाली काऊ है, हाई मिल्क यील्डिंग काऊ है, इसको FSH का नंबरिंग पड़ी हुई है और ये सीक्वेंस पूछा जाता है। FSH हार्मोन का इंजेक्शन लगा देंगे। नाम ही इसका है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स या एग या ओवम के डेवलपमेंट को इंड्यूस करे। यही काम होता है FSH का। तो इसकी बॉडी में नेचुरली भी FSH है, जिससे फॉलिकल या एग का डेवलपमेंट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ह्यूमन में क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम निकलता है, ऐसे काऊ में भी क्या होता है कि एक पर साइकिल यानी एक बार में एक या दो ही एग रिलीज होते हैं। लेकिन अगर आप काऊ को FSH हार्मोन का इंजेक्शन दे दोगे, यानी FSH का लेवल बढ़ा दोगे अगर बॉडी में, तो पर टाइम 6 to 8 ओवम या 6 to 8 एग, मैंने बोला था विदाउट कवरिंग बोलोगे तो ओवम बोलोगे, और ओवम को कवरिंग के साथ बोलोगे तो नाम एग हो जाएगा। तो 6 to 8 ओवम पर टाइम रिलीज होते हैं ओवरी से काऊ में, अगर FSH का इंजेक्शन लगा दो तो पहली स्टेप में क्या हुआ, FSH का इंजेक्शन लगा दिया तो एक की बजाय 6 से 8 ओवा बनेंगे, तो इसे सुपर ओयुलेशन बोला जाएगा। दूसरी स्टेप ये हो गई। तीसरी स्टेप में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म करेंगे। और AI क्या होता है अभी पीछे बताया है, जो सुपीरियर बुल है या एलाइट बुल या सुपीरियर बुल का मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का बुल है, जिसके सीमेन वगैरह ज्यादा अच्छे हैं, तो इस सुपीरियर बुल से सीमेन को निकालेंगे और इसी काऊ में हाँ हिमांशु सिंह बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो हिमांशु? अरे कोई बोलेगा, कोई दिक्कत है तो मैं रुकूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। हाँ तो देखिए, सुपीरियर बुल से सीमेन या स्पर्म को निकालेंगे और ये जो काऊ है इसके डीप सर्विक्स में यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंजेक्ट करा देंगे। यही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, तो स्पर्म को सुपीरियर बुल से निकाला और इसी काऊ में इंजेक्ट कर दिया, और उधर काऊ में क्या है, एक की जगह 6 से 8 ओवा रिलीज होके आ रहे हैं। ठीक है, अब चौथी स्टेप में इस काऊ के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो 6 से 8 ओवा बने हैं, तो 6 से 8 ओवा से स्पर्म जुड़ेंगे तो 6 से 8 जाइगोट बनेंगे इसी काऊ के अंदर। सुनते जाना। अब इन 6 से 8 जो जाइगोट हैं इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसी काऊ के अंदर। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, क्लीवेज होने लगते हैं। एक जाइगोट में जब एक क्लीवेज होता है तो वो जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। सेकेंड क्लीवेज होता है तो 4 सेल्स बन जाती हैं।
थर्ड क्लीवेज होता है तो 8 सेल्स बन जाती हैं। तो जाइगोट को जो 6 से 8 जाइगोट बने हैं, इनको इसी काउ में डेवलप होने देते हैं तब तक जब तक कि ईच जाइगोट में 8 से 32 सेल्स नहीं बन जाती। क्लियर है? तो 8 से 32 सेल्स कंटेनिंग एम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड एग, कुछ भी बोल सकते हो, इनको अब इस काउ से बाहर निकाल लेंगे नॉन सर्जिकली। ऐसा नहीं कि काटा पीटी करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं, नॉन सर्जिकली, बिना सर्जरी के 8 to 32 सेल्स कंटेनिंग फर्टिलाइज्ड एग या फिर एम्ब्रियो को इस काउ से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास चॉइसेस हैं। आप चाहते हो कि भाई हम इन फर्टिलाइज्ड एग को स्टोर कर दें, आगे कभी यूज करेंगे, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीप फ्रीज कर देंगे इन फर्टिलाइज्ड एग को या एम्ब्रियो को, और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। और जब डीप फ्रीज किया जाता है तो फिर इसे क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, वही लिखा हुआ है और करके। और अगर उसी टाइम यूज करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मान लीजिए इमीडिएटली यूज करना है हमें, तो ये जो 6 to 8 जिनमें 8 से 32 सेल्स हैं, इन 6 to 8 फर्टिलाइज्ड एग को या एम्ब्रियो को इस काउ से निकालेंगे और जो दूसरी काउ हैं उनके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और मैंने बोला था कि जब एक फीमेल से एम्ब्रियो को निकाल के किसी दूसरे फीमेल में ट्रांसफर कराएं तो उस दूसरी फीमेल को सरोगेट मदर बोलते हैं। तो ये सरोगेट काउ है, सरोगेट मदर है। इन्हीं के अंदर ये जो एम्ब्रियो हैं इनको एंटर करा देंगे, इनमें इम्प्लांटेशन हो जाएगा नॉर्मली काउ में, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनमें चलता रहेगा 280 डेज तक। और 280 डेज के बाद जब बर्थ होगी तो ये देखिए 6 से 8 प्रोजेनी पैदा होंगी। आगे बात समझ में? लेकिन देखिए ये वाली जो काउ थी सुपीरियर, ये तो फ्री हो गई ना, अब आप इसको उसी टाइम दोबारा फिर से यूज कर सकते हो और फिर से इसने यही प्रोसेस करा के नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आप सुपीरियर क्वालिटी की काउ का जल्दी जल्दी यूज करना चाहते हो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में, तो MOET मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्या स्टेप्स हैं? स्टेप 1, सुपीरियर जो काउ है इसमें FSH हार्मोन का इंजेक्शन लगा देंगे, तो एक की बजाय 6 से 8 ओवा बनेंगे। इसे सुपर ओयुलेशन बोला जाएगा जब एक की जगह ज्यादा बनने लगे। तीसरी स्टेप में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे। चौथी स्टेप में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पांचवी स्टेप में किसी सुपीरियर काउ के अंदर जो 6 से 8 जाइगोट बने हैं उनमें क्लीवेज की वजह से हर जाइगोट में 8 से 32 सेल्स बन चुकी होंगी और 8 to 32 सेल्स कंटेनिंग फर्टिलाइज्ड एग और एम्ब्रियो को इस काउ से निकाल लेंगे, तो ये काउ दोबारा फिर से अवेलेबल हो जाएगी, आप फिर से इसका यूज कर सकते हो। और ये जो 8 से 32 सेल्स कंटेनिंग एम्ब्रियो को निकाला गया है, इनको किसी दूसरी काउ में ट्रांसफर कर देंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, और इन अदर काउस को सरोगेट मदर बोला जाएगा। तो ये वाली जो सुपीरियर क्वालिटी की जो काउ है, इससे जल्दी जल्दी हम ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। यही MOET मेथड है। क्लियर है यहाँ पर? किसी को कोई अच्छा एक चीज यहाँ पर और पूछते हैं, मैंने बोला था कि ये 8 से 32 सेल एम्ब्रियो को नॉन सर्जिकली निकालते हैं। तो नॉन सर्जिकली यानी बिना कट लगाए कैसे निकाल लेते हैं? तो यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है मैंने, ग्रेविटी फ्लो मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक फ्लूइड को इस काउ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर कराते हैं और फिर पीछे से सक्शन मशीन डालते हैं, ठीक है। और वो सक्शन मशीन में जैसे ही सक्शन जनरेट होता है, सक्शन मतलब सक करने वाली मशीन, तो ये सक्शन मशीन क्या करती है, जो एम्ब्रियो हैं उनको सक कर लेती है और इसी मशीन के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। तो जब सक्शन मशीन का यूज करके बिना कट लगाए एम्ब्रियो को बाहर निकाला जाए, यही ग्रेविटी फ्लो मेथड है और इसमें चीरा टाका कुछ भी नहीं लगाया जाता, नॉन सर्जिकली ऐसा होता है। जिसको यहाँ पर डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो।
हाँ, सेम ब्रीड की होनी चाहिए। अदर ब्रीड की भी हो सकती है, लेकिन सेम ब्रीड का होता है ज्यादा सही रहता है। डीप फ्रीज का मतलब लो टेम्परेचर पर स्टोर करना है। सक्शन मशीन में इतना प्रेशर नहीं लगाते कि वो सेल्स डैमेज हो जाएं। हाँ, जितने एम्ब्रियो 6 से 8 निकाले हैं, वो 6 से 8 एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो 6 से 8 प्रोजेनी डेवलप होंगी। तब निकालेंगे जब एम्ब्रियो में 8 से 32 सेल बन चुकी हों, तभी एम्ब्रियो को बाहर निकालते हैं। अगर सारे के सारे आप एम्ब्रियो इससे नहीं निकालोगे, इस सुपीरियर काउ से, और एक भी एम्ब्रियो अगर रह गया, तो उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाएगा इसके अंदर, तो गेस्टेशन पीरियड चालू हो जाएगा 280 डेज का। तो फिर 280 डेज तक इसको कैसे यूज कर पाओगे दोबारा? इस वजह से सारे एम्ब्रियो बाहर निकालने पड़ते हैं, जिससे गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट ना हो इसमें। अगर लो टेम्परेचर रहता है तो एंजाइम्स वर्क नहीं करते हैं, और जब एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, जो जैसा है वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है यहाँ पर, सुनना है यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। देखिए, अगला है यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग। तो क्यों लगा दिया मैंने, ये पूछा जाता है। देखिए, पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड एंड देयर एग्स। तो देखिए, पोल्ट्री बर्ड को एग और मीट के लिए उनकी रेयरिंग करना, केयरिंग करना, मैनेज करना, यही पोल्ट्री फार्मिंग है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स, ऑप्शन 1 में पोल्ट्री बर्ड यानी चिकन, ऑप्शन 2 में डक, ऑप्शन 3 में टर्की, और 4 में ऑल ऑफ दीज। तो पोल्ट्री के नाम से हमें ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ हम चिकन बर्ड की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप डक या फिर टर्की या फिर गीज, इन तीनों की केयर कर रहे हो, इन्हें मैनेज कर रहे हो, इनके एग के लिए और मीट के लिए, तो ये भी पोल्ट्री फार्मिंग में ही आएगा। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, तो बोलेंगे चिकन बर्ड, डक बर्ड, टर्की या गीज बर्ड को केयर करना, इनकी रेयरिंग करना, पालन पोषण मतलब इनके मीट के लिए और एग के लिए, यही पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये मत समझ आना कि ऐसे रामायण लिख दी यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से डेवलपमेंट हो पोल्ट्री बर्ड का, अच्छी क्वालिटी का मीट बने, ज्यादा नंबर में एग प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ऐसी ब्रीड को सेलेक्ट करना जो डिजीज फ्री हो और ज्यादा एफिशिएंट हो। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉपर एंड सेफ हाउस की बात की जा रही है, यानी बर्ड को ऐसी जगह पर रखा जाए जो जगह सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, और इनको प्रॉपर साइंटिफिक वे से जितने अमाउंट में जो अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए वो इन बर्ड को मिले, और प्रॉपर वाटर की सप्लाई होनी चाहिए उस फार्म में जहां पर इनको रखा गया है, और प्लस हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। तो जहां इनको रखा जा रहा है वो घर अगर हाइजीनिक है, इनको प्रॉपर फूड दिया जा रहा है, वाटर दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है, और डिजीज फ्री ब्रीड को आपने सेलेक्ट किया है, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे अच्छा मीट बनने की और ज्यादा नंबर में एग प्रोडक्शन होने की। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन मात्र एक ही बनता है, पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स, तो आप ध्यान रखना टर्की, डक, गीज और चिकन बर्ड, इन चारों की केयरिंग करना, रेयरिंग करना, ये इसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। यानी पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्री बर्ड तो आती ही आती है, अदर बर्ड्स भी आती हैं। अब उसके बाद देखिए, पोल्ट्री बर्ड जो है, अगर आप इनको ग्रो करा रहे हो स्पेशली एग के लिए, मीट के लिए नहीं, एग के लिए, तो फिर पोल्ट्री फार्मिंग को लेयर भी कहेंगे। और एक वर्ड होता है ब्रॉयलर्स,
अगर आप पोल्ट्री बर्ड को ग्रो करा रहे हो, इनकी केयर कर रहे हो, इनका मैनेजमेंट कर रहे हो मेनली फॉर मीट, तो इस चीज को ब्रॉयलर बोलेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है, आपने इसको ध्यान रखना है। जैसे आपने एक चिकन बर्ड पकड़ी और एग के लिए आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो फिर ये चीज लेयर है। और अगर मीट के लिए आप उसको केयर कर रहे हो, तो फिर ये चीज ब्रॉयलर है। अब जो चिकन बर्ड है, इसकी एक ब्रीड होती है व्हाइट लेग हॉर्न। इनमें एग की का जो प्रोडक्शन है ये सबसे अच्छा होता है। और ये जो प्लाईमाउथ रॉक, ये भी चिकन बर्ड की एक ब्रीड है और इसमें मीट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ मीट के लिए सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है प्लाईमाउथ रॉक, और एग के लिए सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है व्हाइट लेग हॉर्न। और ये ध्यान भी रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में इसी का डायग्राम बना हुआ है लेग हॉर्न का। क्लियर है? अब उसके बाद जो इंडियन ब्रीड है, जैसे एसील, घैगस, कड़कनाथ, धोनी ने जो मुर्गा पाला था वो यही था, कड़कनाथ वाला। ये आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा। तो कड़कनाथ, एसील और घैगस ये इंडियन ब्रीड है चिकन बर्ड की, जबकि व्हाइट लेग हॉर्न, प्लाईमाउथ रॉक और ससेक्स ये एक्सोटिक ब्रीड है, फॉरेनर ब्रीड है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसका नाम तो ध्यान ही रख लेना क्योंकि इसका डायग्राम बना हुआ है। और अगर ये पूछा जाए कि जो फॉरेनर ब्रीड है वो ज्यादा अच्छी है कि इंडियन ब्रीड, तो आप बोलना इंडियन ब्रीड जो है ये कम अच्छी है फॉरेनर ब्रीड के कंपैरिजन में। इंडियन ब्रीड में पर ईयर लगभग 60 एग प्रोड्यूस करने की पावर होती है। ठीक है, तो लेयर क्या होता है, टर्म ध्यान रखना है। ब्रॉयलर क्या होता है, टर्म ध्यान रखना है। और जो एक्सोटिक ब्रीड है इनके नेम ध्यान रखने हैं, और पोल्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है ये ध्यान रखना है। अब बात आती है डिजीज की। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे इतने सारे डिजीज पड़े थे फिर यहाँ पर डिजीज आ गए, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि फाउल पॉक्स के लिए कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है, फाउल पॉक्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये नहीं आता। नाम लिखा होगा डिजीज का और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये पोल्ट्री बर्ड में होने वाला वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है कि फंगल डिजीज है, यही क्वेश्चन आता है। तो पोल्ट्री बर्ड में जो फाउल पॉक्स होता है, बर्ड फ्लू होता है, रानीखेत डिजीज होता है, ल्यूकोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब वायरल डिजीज है, वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं। जबकि फाउल कोलेरा, प्यूलोरम, कोराइजा, माइकोप्लाज्मोसिस, स्पाइरोकीटोसिस ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और एफ्लेटॉक्सिकोसिस, एस्परजिलोसिस और ब्रूडर निमोनिया ये सब फंगल डिजीज हैं, फंगस के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नीट में तो ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन जो माइनर, जैसे जब तक मैं बनाऊंगा तब तक तो एनसीईआरटी से ही दूंगा, लेकिन जब आपके मेजर होंगे तो उसमें मॉड्यूल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और मॉड्यूल में ये चीजें दी हुई हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनर मेजर के लिए स्पेशली, नीट में ये चीजें नहीं आएंगी। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर, अगला जो थोड़ा सा ढंग का टॉपिक इस चैप्टर में है ये है एपीकल्चर, यानी कुल मिला के यहाँ पर हनी बी के बारे में पढ़ना है। और इसको इस वजह से पढ़ना है क्योंकि जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो वहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा एक फाइलम आता है, वहां पर भी हनी बी है, तो वहां पर लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हनी बी के बारे में ढंग से पढ़ना होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा समझना भी है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, ये जो एपीकल्चर है या फिर बी कीपिंग, ये एक ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। ठीक है, यानी बहुत पुराने टाइम से चला आने वाला एक कुटीर उद्योग है, ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, लिख देंगे न्यू कॉटेज इंडस्ट्री तो आप बोलना गलत, ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, एपीकल्चर है क्या, अगर आप बी हाइव्स का मेंटेनेंस करते हो हनी के लिए तो यही एपीकल्चर है। बी हाइव का मतलब छत्ता, ये आपके सामने बना हुआ है। तो हनी बी के बी हाइव को मेंटेन करना, इसकी केयर करना स्पेशली फॉर हनी इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। डेफिनेशन हो गई। अब
ऐसा हमें लगता है कि हनी बी से सिर्फ हमें हनी मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हनी के अलावा भी बहुत चीजें हमें हनी बी से मिलती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ हनी बी क्या है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वही इस पूरी स्लाइड में आपको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हनी की। ये एक प्रोडक्ट है जो हमें हनी बी से मिलता है। सुनना बहुत ध्यान से, ये जरूरी है। यहाँ पर हनी बी से हमें प्रोपोलिस मिलता है, वैक्स मिलता है और हनी मिलता है। प्लस कुछ डिजीज के ट्रीटमेंट में भी हनी बी का यूज होता है, और प्लस कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन कराने के लिए भी हनी बी का यूज होता है। तो पॉलिनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वैक्स, हनी एंड प्रोपोलिस, ये 5 बेनिफिट हैं हनी बी से जो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम हनी की बात करते हैं कि पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, हनी बी का एक ट्रू प्रोडक्ट नहीं है, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज हनी बी की बॉडी से ही सिक्रीट हो रही है तो उसे आप ट्रू या प्राइमरी प्रोडक्ट कहोगे, और जो हनी बी बनाने में सिर्फ हेल्प कर रही हैं वो हनी बी की बॉडी से सिक्रीट नहीं हो रहा है तो उसे आप सेकेंडरी प्रोडक्ट कहेंगे, ट्रू प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। तो हनी एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ट्रू प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए हनी बी जहाँ क्रॉप होती है, फसल, वहां जाती है, और जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स में नेक्टर होता है, हिंदी में मकरंद बोलते हैं। ठीक है, इस फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है उसको सक कर लेती हैं, सुनना ध्यान से। और ये जो नेक्टर है ये सुक्रोज का बना होता है। ठीक है, तो फ्लावर्स में, फूलों में जो नेक्टर है उसको हनी बी सक कर लेती है, और इस नेक्टर में सुक्रोज होता है। इस सुक्रोज को हनी बी क्या करती है, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देती है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही हनी होता है। यही मेन चीजें होती हैं, और भी चीजें हनी में होती हैं लेकिन मेन यही है हनी में। बहुत मीठा होता है तो फ्रक्टोज बहुत एक स्वीट शुगर है, तो यही मेन चीज होती है हनी में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हनी बी ने क्या किया, खुद थोड़ी बनाया, फ्लावर्स में जो नेक्टर में जो सुक्रोज है उसको ले लिया, और इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल दिया। अब देखिए, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसे हनी बी की एलिमेंट्री कैनाल में एक फोरगट पार्ट होता है, और फोरगट में एक क्रॉप पार्ट होता है। जैसे हमारे में स्टमक के ऊपर या स्टमक से पहले इसोफेगस है, ऐसे हनी बी में स्टमक के आसपास एक क्रॉप रीजन प्रेजेंट होता है। उसी क्रॉप में इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हनी बी स्टोर कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ हनी। क्लियर है, इस तरह से हनी बनता है। तो हनी एक्चुअल में हनी बी नहीं बनाती, हनी जो फ्लावर्स में नेक्टर होता है उससे बनता है, इस वजह से इसको सेकेंडरी प्रोडक्ट बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हनी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा तो फ्रक्टोज शुगर होती है 45%, ग्लूकोज 32%, सुक्रोज 1 से 2%, प्लस विटामिन, मिनरल्स, पिगमेंट्स, और प्लस इसमें थोड़ा सा वाटर भी मिलेगा। इन चीजों को मिलाने से हनी बनता है। तो मेन शुगर ही होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और वो कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। अब हनी हाईली न्यूट्रिटिव होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और प्लस कार्बोहाइड्रेट है, इस वजह से हाईली न्यूट्रिटिव बोलते हैं। और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी जो देशी दवाएं होती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, इनको बनाने में हनी का यूज किया जाता है। हनी का काम खत्म हो गया। अगला जो प्रोडक्ट मिलता है ये होता है वैक्स। वैक्स को ये चीज पूछी जाती है जो यहाँ लिखी हुई है, वैक्स हनी बी का ट्रू प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, क्योंकि वैक्स का सिक्रीशन हनी बी खुद करती है। जैसे हमारी बॉडी में ये थोरैक्स पार्ट होता है, नीचे वाला एब्डोमेन पार्ट है, ऐसे हनी बी में भी जो एब्डोमेन पार्ट होता है बॉडी का, वहां पर वैक्स ग्लैंड होती हैं, और उन्हीं वैक्स ग्लैंड से वैक्स का सिक्रीशन होता है। तो खुद हनी बी सिक्रीट कर रही है, इस वजह से वैक्स को ट्रू प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हनी बी बोला जाएगा।
और वैक्स का यूज हम लोग कॉस्मेटिक्स में कर लेते हैं, पेंट बनाने में कर लेते हैं, पॉलिश बनाने में कर लेते हैं, पेंसिल बनाने में भी वैक्स का यूज होता है। ठीक है, ये वैक्स का यूज हो गया। अगला, हनी बी की बॉडी जो है इसका हम यूज करते हैं डिप्थीरिया डिजीज के ट्रीटमेंट में, या इसमें जो वेनम होता है, डंक होता है ना हनी बी में, उसका यूज करते हैं स्नेक बाइट या अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये मेडिसिनल यूज हो गया इनकी बॉडी का और इनके वेनम का। अगला प्रोडक्ट होता है प्रोपोलिस। अब ये क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से। ये जो बी हाइव है, ये जब डैमेज हो जाता है, टूट टाट जाता है, तो इसको रिपेयर करने में, प्लस ये जो वैक्स है, इस वैक्स को हार्ड करने में प्रोपोलिस का यूज करती है हनी बी। यानी हनी बी में जो प्रोपोलिस सब्सटेंस होता है, ये क्यों होता है, तो बी हाइव की रिपेयरिंग में और प्लस वैक्स को हार्ड करने में। लेकिन इसी प्रोपोलिस का यूज हम लोग भी अपने लिए कर लेते हैं, अपने बेनिफिट के लिए। और प्रोपोलिस का यूज भी ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्रोपोलिस दिखने में आपको जो लगेगा गम की तरह दिखेगा, यानी गोंद जैसे चिपचिपा होता है ना गोंद, ऐसे प्रोपोलिस भी चिपचिपा होता है और इससे भी ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है। और हनी भी इसका क्या यूज करती है, हाइव को रिपेयर करने में, वैक्स को हार्ड करने में। केमिकली इस प्रोपोलिस में क्या क्या है, तो इसमें पॉलन ग्रेन मिलेंगे, यानी जो फ्लावर्स में पॉलन सब्सटेंस होते हैं ये होंगे, प्लस प्लांट में जो रेजिन होता है, स्टिकी सब्सटेंस, वो होगा, प्लस वैक्स भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, एसेंशियल ऑयल या फैटी एसिड भी मिल सकते हैं, और हनी बी में जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका सिक्रीशन भी होता है। यानी हनी बी के सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो, प्लस एसेंशियल ऑयल या फैट बोल दो आप, प्लस वैक्स, प्लस प्लांट का रेजिन और प्लांट में पॉलन ग्रेन के सब्सटेंस को मिलाने से प्रोपोलिस बनता है। ठीक है, तो इतना नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी प्रोडक्ट कौन है, ट्रू प्रोडक्ट कौन है और सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन है, प्लस वैक्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है और प्रोपोलिस का यूज हम किस लिए करते हैं, बस यही क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए अगला यहाँ पर क्या है, ये कुछ प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है इसमें भी हनी बी हेल्प करती हैं। जैसे पियर हो गया, नाशपाती, एप्पल, या फिर सनफ्लावर या ब्रेसिका, यानी जो सरसों का पौधा होता है। तो इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है, यानी पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचाने का काम ये भी हनी बी करती है। इंडिया में जो सबसे मेन हनी बी जो प्रेजेंट है, सबसे कॉमन, ये है एपिस इंडिका। ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं होती है एपीकल्चर में। जैसे फार्मिंग अगर हम करते हैं तो खेत को जोतना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, दुनिया भर के काम होते हैं। ऐसे जो बी कीपिंग है इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से ये लेबर इंटेंसिव नहीं है। ये भी एनसीईआरटी की भी लाइन है। अब अगर आप चाहते हो कि हनी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मिले, क्योंकि मेन पर्पस हमारा यही होता है हनी गेन करना, हनी बी को पालने का मेन पर्पस क्या है, हनी। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी क्वालिटी का हनी मिले, ज्यादा अमाउंट में हनी मिले, तो कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ेगा और ये एनसीईआरटी में गिवन है। पहला, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ हनी बी, यानी हनी बी का स्वभाव कैसा है ये हमें पता होना चाहिए, कि वो एग्रेसिव है, कि वो माइल्ड नेचर की हैं, कैसी हैं, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। लोकेशन सुटेबल होनी चाहिए, जहां बी हाइव आप रख रहे हो वो ठीक लोकेशन होनी चाहिए, यानी ऐसी जगह पर बी हाइव रखना चाहिए या बी कीपिंग करनी चाहिए जहां आसपास क्रॉप हो, जहां फ्लावर्स वगैरह हो। उसके बाद कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स का मतलब होता है बीज का ग्रुप। आपने बी हाइव बना लिया, उसके बाद हनी बी के ग्रुप को आप कैप्चर करोगे और उसी बी हाइव में रख दोगे, तो धीरे धीरे खुद हनी बी ग्रो करती रहेंगी और हनी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगी। बी हाइव को मैनेज करना डिफरेंट सीजन में, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो आप कुछ ऐसा करो कि बी हाइव में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है तो बी हाइव का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आपने खुला छोड़ दिया और बारिश की वजह से बी हाइव ही टूट गया। तो डिफरेंट सीजन में बी हाइव को मैनेज करना अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद क्या है,
हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी, हनी को बी हाइव से निकालना और उसे स्टोर करना, ये अच्छे से आना चाहिए। तो इन चीजों पर अगर फोकस किया जाएगा तो हनी का प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में होगा। अब उसके बाद देखिए इतने पूरे में एक तो ये बनता है मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी कौन सी है, और बाकी प्रोडक्ट में जो मैंने बताया था कौन कौन से प्लांट में पॉलिनेशन, वैक्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है, प्रोपोलिस का यूज क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट कौन है, सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी हनी बी की स्पीसीज है इनमें कंपेयर किया गया है कि भाई कौन सी स्मॉल है कौन सी लार्ज है। तो मेनली 4 स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं हनी बी की। कौन कौन सी? एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी और एपिस मेलिफेरा। सुनना जरा, माइनर मेजर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लार्जेस्ट साइज की हनी बी यही होती है, इस वजह से इन्हें रॉक बी भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट साइज की जो होती हैं ये है एपिस फ्लोरी, या इन्हें व्रिंगा भी बोलते हैं। और ये जो एपिस फ्लोरी है इनसे बड़ी लेकिन रॉक बी से छोटा साइज एपिस इंडिका का और एपिस मेलिफेरा का होता है। ठीक है, यानी इंडिका और मेलिफेरा का साइज मीडियम होता है, सबसे छोटा फ्लोरी का, सबसे बड़ा डोर्साटा का। डोर्साटा जो होती हैं ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर की हनी बी है, लेकिन इनमें हनी भी खूब पैदा होता है। पर बीहाइव यानी एक छत्ते में लगभग 50 केजी हनी मिल सकता है अगर वो बीहाइव एपिस डोर्साटा का है, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर की होती है, इस वजह से ये कॉमर्शियली ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी जब कॉमर्शियली कोई एपीकल्चर या बी कीपिंग करता है तो इनका कम ही यूज करता है, क्योंकि ये ऐसा काटेंगे कि वो जिंदगी पर ध्यान रखेगा। हाईली एग्रेसिव नेचर की होती है, तो कॉमर्शियल पर्पज से ये ठीक वैरायटी नहीं है। इंडिका में आते हैं, ये क्या है, माइल्ड नेचर की है। माइल्ड नेचर मतलब ऐसा नहीं है कि बगल से जा रहे हो आपके ऊपर टूट पड़े काटने के लिए, जब इनको छेड़ोगे तभी ये एग्रेसिव होती हैं, अदरवाइज माइल्ड नेचर की होती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं होती है। और एक हाइव में 3 से 5 केजी हनी मिल सकता है, तो कॉमर्शियली इनका यूज किया जाता है एपिस इंडिका का, लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज नहीं करते क्योंकि हनी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, सिर्फ 3 से 5 केजी मिल रहा है। उसके बाद अगला है एपिस फ्लोरी, ये सबसे छोटे साइज की होती हैं और टिमिड यानी बहुत डरपोक नेचर की होती हैं, ये कभी काटती नहीं ह्यूमन को, ये खुद डरती हैं इतना बड़ा इंसान कहाँ से आ गया। और ये हनी भी बहुत कम बनाती हैं, एक हाइव से ओनली 250 ग्राम ही हनी मिलेगा, तो इतना कम हनी होने की वजह से इनका भी कॉमर्शियली यूज नहीं होता। सबसे बेस्ट जो वैरायटी है, सबसे अच्छी जो वैरायटी मानी जाती है, ये एपिस मेलिफेरा है और ये यूरोपियन बीज है, यानी यूरोपियन कंट्रीज में आपको मिलेंगी। साइज भी इनका एवरेज होता है, ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होती, माइल्ड नेचर की होती है और हनी भी खूब मिलता है, पर हाइव 30 to 40 केजी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कॉमर्शियल पर्पस के लिए सबसे बेस्ट स्पीसीज ऑफ हनी बी कौन सी है, तो बोलेंगे एपिस मेलिफेरा। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी कॉमन स्पीसीज है, तो बोलेंगे एपिस इंडिका। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बताने जा रहा हूं, जरा सुनिए। हनी बी कॉलोनियल एनिमल है, जब कई सारे मेंबर ग्रुप बना के रहे तो उसे कॉलोनियल कह देते हैं, और एक बी हाइव में 40 to 50,000 हनी बी साथ में रहती हैं, तो हनी बी कॉलोनियल एनिमल है। अगला हनी बी पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। बी हाइव में जो 40 से 50,000 मेंबर रह रहे हैं एक बी हाइव में, वो सब एक जैसे नहीं होते। हर एक बी हाइव में आपको 3 तरह की कास्ट मिलेंगी या 3 तरह की हनी बी आपको मिलेंगी, ठीक है, एक किंग, एक क्वीन और एक वर्कर। तो इस वजह से, और तीनों का शेप साइज भी अलग अलग होता है। क्वीन हनी बी सबसे बड़ी होती है, वर्कर सबसे छोटी होती है साइज में, किंग का एवरेज साइज होता है। तो जब डिफरेंट शेप साइज के मेंबर्स रहें एक साथ, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पॉलीमॉर्फिज्म है, तो हनी बी पॉलीमॉर्फिक भी होती हैं। अगला है सोशल, यानी सामाजिक प्राणी है ये, क्योंकि इनमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है, यानी काम बटा रहता है। जैसे
क्वीन को फर्टिलाइज करना ये किंग का काम है, एग लेइंग करना ये क्वीन का काम है, और बी हाइव की क्लीनिंग करना, बी हाइव को प्रोटेक्शन देना, बी हाइव के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये सब वर्कर का काम है। तो वर्क बटा हुआ रहता है, इसे लेबर ऑफ डिवीजन बोलते हैं। और ऐसा जब हो तो बोलेंगे कि ये सोशल ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद ये यू सोशल भी होते हैं। इसका मतलब समझ लेना, पता चला इंग्लिश में आपको समझना है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ यू सोशल का मतलब क्या है। जैसे ये मेल और फीमेल हैं, रिप्रोडक्शन किया, बेबी बॉर्न किया, और बेबी बॉर्न करके ये भाग गए, मतलब अलग हट गए। दूसरा कोई आया, उसने इसके बेबी की केयर की, पाल पोस के बड़ा किया, यही यू सोशल कहलाता है। इसी चीज को यू सोशल बोलते हैं। तो हनी बी जो बी हाइव में रह रही हैं, किंग और क्वीन ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं मिलके और एग लेइंग करते हैं। अब उन एग की केयर करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देना, उन्हें न्यूट्रिशन देना, उनको डेवलप कराना, ये सारा काम वर्कर्स का होता है। और वर्कर्स खुद कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो किंग और क्वीन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, लेकिन रिप्रोडक्शन करने से जो बने उनकी केयर करना, उन्हें न्यूट्रिशन देना, ये काम वर्कर्स का होता है। और वर्कर्स खुद रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो पैदा किसी और ने किया, पाल पोस के बड़ा किसी और ने किया, ये चीज यू सोशल बोली जाती है। तो हनी भी कॉलोनियल है, पॉलीमॉर्फिक है, सोशल है और यू सोशल है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये जितने भी मेंबर्स हैं, इनके बीच में एक टेबल बना के कंपैरिजन किया जा रहा है। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, ये भी जरूरी है माइनर और मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक बी हाइव में क्वीन जनरली एक ही होती है, और ड्रोन जो होते हैं, यानी ड्रोन का मतलब किंग से है, ये जो ड्रोन यानी किंग जो है, एक बी हाइव में 100 के आसपास मिलेंगे, और मैक्सिमम नंबर में लगभग 50,000 के आसपास वर्कर मिलेंगे आपको। साइज, क्वीन लार्जेस्ट, ड्रोन मीडियम साइज, वर्कर स्मॉलेस्ट। रिप्रोडक्शन अभी मैंने बोला था क्वीन और ड्रोन करते हैं, वर्कर नहीं। तो ये फर्टाइल, ये स्ट्राइल, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं करते। सेक्स वाइज क्वीन नाम से पता लग रहा है ये फीमेल है। ड्रोन या किंग बोला जा रहा है, यानी ये मेल है। लेकिन वर्कर्स क्या है, रिप्रोडक्शन तो ये करते नहीं, तो वर्कर्स को बोलोगे सेक्स वाइज ये भी फीमेल है, बट स्ट्राइल है, रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन सेक्स वाइज ये फीमेल है। क्रोमोसोम्स अगर आप देखोगे तो डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, यानी जो किंग होता है ना, किंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और ये कैसे हैप्लॉइड होते हैं अभी बताया जाएगा आगे। जो ड्रोन या किंग है, ये तो होते हैं हैप्लॉइड, आधे क्रोमोसोम ही इनकी बॉडी में होते हैं। बाकी क्वीन और वर्कर ये डिप्लॉइड है, 32 क्रोमोसोम्स इनमें मिलेंगे। स्टिंग, वही डंक, जो डंक की बात हो रही है, जिसको ये गड़ा देते हैं ह्यूमन की बॉडी में, ये डंक आपको क्वीन में मिलेगा, वर्कर्स में मिलेगा, ड्रोन में नहीं होता है। यानी हनी बी ने अगर आपको काट लिया तो समझ आना वर्कर्स ने काटा है। किंग या ड्रोन कभी नहीं काट सकते, क्योंकि इनके पास स्टिंग होता ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फूड का मतलब ये खाते क्या है। तो ये जो किंग और वर्कर हैं, ये तो बी ब्रेड खाते हैं। बी ब्रेड क्या है, हनी प्लस पॉलन, दोनों को मिला के बी ब्रेड बोला जाता है। लेकिन जो क्वीन है, ये सबसे एडवांस है, सबसे मॉडर्न है, ये रॉयल जेली खाती है। अब रॉयल जेली होता क्या है और इसको रॉयल जेली देता कौन है, ये देखिए यहाँ पर। तो अब ये समझने के लिए कि भाई रॉयल जेली है क्या, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ी आएगा कि रॉयल जेली क्या है क्या नहीं है। एग्जाम में तो बस इतना ध्यान रखना है कि क्वीन क्या फीड करती है, रॉयल जेली, बाकी क्या फीड करते हैं, तो बी ब्रेड, हनी और पॉलन है। तो रॉयल जेली क्या है, रॉयल जेली जो है ये एक हाईली न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। रीजन, क्योंकि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन, वाटर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये रॉयल जेली कहाँ से आता है, तो बोलेंगे वर्कर बीज से है। यानी जो वर्कर हनी बी हैं, ये अपनी मैक्सिलरी ग्लैंड, माउथ में होती है मैक्सिलरी ग्लैंड, तो वर्कर्स मैक्सिलरी ग्लैंड से रॉयल जेली सिक्रीट करती हैं, और यही रॉयल जेली क्वीन फीड करती हैं। और रॉयल जेली में
हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। और ये क्वीन के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जब ये खाएंगे रॉयल जेली क्वीन, तभी इनकी ओवरी मैच्योर होगी, और जब ओवरी मैच्योर होगी तभी ओवम बनेंगे, तभी रिप्रोडक्शन हो पाएगा। क्लियर है? अब बी हाइव में इनका रोल क्या है, क्या क्या फंक्शन होता है? तो देखिए, किंग का सिर्फ एक काम है, स्पर्म बनाना और क्वीन की बॉडी में रख देना, बस। और बाकी इसका किंग का कोई काम नहीं है। वही लिखा है फर्टिलाइजिंग क्वीन, यानी क्वीन को फर्टिलाइज करना, क्वीन की बॉडी में स्पर्म को डाल देना। ठीक है? अब ये जो क्वीन है ये क्या करती है, किंग से स्पर्म तो इसने ले लिया, अब उन स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करना, फिर उन जो एग बनेंगे उनको ले करना, बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकाल के बी हाइव में रखना, ये सब काम क्वीन का होता है। और क्वीन हर दिन 1500 से 2000 एग रिलीज कर सकती है अपनी बॉडी से। और अगर होल लाइफ स्पैन देखा जाए तो 15 लाख एग ये रिलीज कर सकती है अपनी बॉडी से। क्लियर है? तो क्वीन को फर्टिलाइज करना ये ओनली फंक्शन है किंग का, और फिर एग को ले करते रहना डे बाय डे, एक दिन में 1500 से 2000 और टोटल होल लाइफ स्पैन में 15 लाख एग ले करना, ये काम होता है क्वीन का। बाकी जितने भी काम है, बी हाइव को प्रोटेक्शन देना, बी हाइव में जितने मेंबर रह रहे हैं सबको फूड देना, न्यूट्रिशन देना और रिपेयरिंग करना बी हाइव की, प्लस टेम्परेचर रेगुलेट करना, ये सारा काम वर्कर्स का होता है। फूड को सर्च करना, ये काम भी वर्कर्स का होता है। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्वीन में जो विंग्स होते हैं और जो लेग्स होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, लेकिन जो इनका क्रॉप होता है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, ये बहुत ही लार्ज होता है, सबसे लार्ज क्वीन की एलिमेंट्री कैनाल का होता है। दूसरा, वैक्स ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड किंग में नहीं होती, यानी किंग से वैक्स का सिक्रीशन नहीं हो सकता, और ना ही सलाइवरी ग्लैंड से कुछ निकल सकता है, क्योंकि दोनों ग्लैंड किंग के पास होती ही नहीं है। तो वैक्स का सिक्रीशन करता कौन है बी हाइव में? बोलेंगे वर्कर, इन्हीं के पास वैक्स ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड भी इन्हीं के पास मिलेगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और प्लस इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्बिक्यूला। ये क्या है? जैसे हमारे लेग्स में फीमर, टिबिया, फिबुला ये बोन होती हैं, ऐसे वर्कर्स के जो हाइंड लेग्स होते हैं, पीछे वाले लेग्स, उसमें एक टिबिया पार्ट होता है। इस पार्ट पर एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, इसी को पॉलन बास्केट भी बोलते हैं, या इसी को कॉर्बिक्यूला भी बोल सकते हो। और जब वर्कर बीज फूड सर्च करने जाती हैं, इन्हें फ्लावर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उस फ्लावर से पॉलन ग्रेन लेकर के ये इसी बास्केट में इकट्ठा करती हैं। तो पॉलन कलेक्ट करने के लिए पॉलन बास्केट या कॉर्बिक्यूला आपको हाइंड लेग्स के टिबिया पार्ट में दिखेगा, ओनली वर्कर हनी बी में। तो कुल मिला के सीधी सी बात इतना है कि जो किंग है इसका बस एक ही काम है, स्पर्म बनाना, बस। बाकी जितने भी काम है ये सब वर्कर्स ही करते हैं। और क्वीन का काम है किंग से स्पर्म ले लेना और फिर स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करना और फिर एग को ले करते रहना, ये काम क्वीन का होता है। तो ये इनके फंक्शन पता लग गए। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ पर क्या है, देखिए अगला जो है, बस 2 मिनट और दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन इन हनी बीज, सुनना जरा ध्यान से, जरूरी है, समझना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने अभी क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द वर्क बी हाइव में वर्कर्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो वर्कर हनी बीज हैं इनको क्लासीफाई कर देते हैं। ऐसी वर्कर हनी बीज जो फूड सर्च करती हैं, यानी बाहर निकल के जाती हैं देखने की कहाँ क्रॉप है, कहाँ फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उन हनी बीज को स्काउट बीज बोलते हैं। जो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, नरिशमेंट, इन्हें नर्स बीज बोलते हैं। जो प्रोटेक्शन देती हैं बी हाइव को, इन्हें गार्ड बीज बोलते हैं। और जो बी हाइव के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, इन्हें फैनर हनी बीज बोलते हैं। फैन से फैनर बना है, तो इनका काम होता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ये जो फैनर हनी बी हैं ये बी हाइव के टेम्परेचर को कम करती हैं, बी हाइव को ठंडा रखने का काम करेंगी। तो थर्मो रेगुलेटरी हनी बी, फैनर हनी बीज, प्रोटेक्टिव हनी बीज, गार्ड हनी बीज, नरिशमेंट प्रोवाइडिंग नर्स बीज, और फूड को जो सर्च करती हैं इन्हें स्काउट हनी बी बोला जाता है। अब देखिए जैसे ये बी हाइव है, इसमें से कुछ
वर्कर हनी बी बी हाइव से बाहर निकली हैं और चली गई बाहर फूड को ढूंढने के लिए। इनका नाम होगा स्काउट बीज, ठीक है। अब इन्होंने फूड को सर्च कर लिया, अब बी हाइव में वापस लौट के आए। अब इन स्काउट बीज को बी हाइव में जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको बताना है कि फूड जो इन्होंने सर्च किया है वो कितनी डिस्टेंस पर है बी हाइव से और बी हाइव से किस डायरेक्शन पर है। तो डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो स्काउट हनी बीज होती हैं ये अपनी बॉडी में कुछ मूवमेंट करती हैं। हमारी तरफ बोल तो पाती नहीं, तो अपनी बॉडी में ही कुछ ऐसी हरकत करेंगी जिससे बी हाइव के अदर मेंबर्स को ये कम्युनिकेट कर दिया जाए कि फूड सोर्स की डिस्टेंस कितनी है और फूड सोर्स किस डायरेक्शन पर है। क्लियर है? ये जो मूवमेंट करती हैं डिस्टेंस डायरेक्शन बताने के लिए, इसी को बी डांस बोला जाता है। और इसको सबसे पहले कार्ल वॉन फ्रिश ने एक्सप्लेन किया था। इन्हीं ने बताया था कि जो हनी बी होती हैं ये डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स को बताने के लिए बॉडी में कुछ मूवमेंट करती हैं। इसी का नाम बी डांस रख दिया गया और इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कार्ल वॉन फ्रिश ने। तो अगर ये पूछा जाए हनी बी में कम्युनिकेशन क्या है तो आप बोलोगे बी डांस। बी डांस से क्या रिप्रेजेंट होता है तो आप बोलोगे फूड सोर्स की बी हाइव से डिस्टेंस कितनी है और फूड सोर्स बी हाइव से किस डायरेक्शन पर है। क्लियर है? अब देखिए बी डांस दो तरह का होता है, एक होता है राउंडेड डांस और एक होता है टेल वैगिंग डांस। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये जो हनी बी है, स्काउट बी बोल दो, ये गई थी बी हाइव से बाहर, इसने पता कर लिया है कि फ्लावर्स वगैरह कहाँ लगे हुए हैं, वापस आ गई है बी हाइव में। अब इसको दूसरे मेंबर्स को बताना है। तो अगर ये गोल गोल घूम रही है ऐसे इस तरीके से तो इसे बोलेंगे राउंडेड डांस। और राउंडेड डांस तब किया जाता है जब फूड सोर्स की डिस्टेंस बी हाइव से 75 मीटर से कम है। जैसे ये गोल गोल घूमने लगेगी तो बाकी मेंबर्स को समझ आ जाता है कि जो फूड सोर्स है उसकी डिस्टेंस 75 मीटर से कम है। क्लियर है? लेकिन जब राउंडेड डांस होता है तो ये ध्यान रखिए, इस डांस से या बॉडी मूवमेंट से डिस्टेंस का पता तो लग जाता है लेकिन फूड सोर्स की डायरेक्शन का पता नहीं लगता। ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन फिर कैसे पता लगेगी कि फूड सोर्स किस जगह पर है बी हाइव से? तो आप बोलोगे इन हनी बीज के लेग में जहाँ कॉर्बिक्यूला था, पॉलन बास्केट, उसमें जो पॉलन ग्रेन चिपके रहते हैं उसी की स्मेल से हनी बीज आइडिया लगा लेती हैं कि जो फूड सोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन घुमा सकते हैं। अगर सीधे क्वेश्चन ये आया कि बी डांस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, आप बोलोगे डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि राउंडेड डांस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो राउंडेड डांस सिर्फ डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। डायरेक्शन पता कैसे लग जाती है? जो पॉलन ग्रेन चिपके रहते हैं पैरों में उसकी स्मेल से पता लगा लेती हैं बाकी जो मेंबर हैं वो कि किस डायरेक्शन में फूड सोर्स अवेलेबल है। क्लियर है? अब अगर ये आ गया कि टेल वैगिंग डांस क्या रिप्रेजेंट करता है तो इसमें आप बोल सकते हो कि टेल वैगिंग डांस अगर हो रहा है तो इससे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों की हिंट मिलती है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए टेल वैगिंग है क्या? जैसे ये हनी बी है, इसका ये टेल पार्ट है। अब अगर ये हनी बी अपनी टेल को ऐसे से हिलाते हुए मूव कर रही है तो उसी को टेल वैगिंग बोलेंगे, यानी दूम हिलाने वाला डांस ये है। क्लियर है? तो अगर एक स्काउट बी गई थी बी हाइव से बाहर, उसने ढूंढ लिया फ्लावर्स वगैरह क्रॉप वगैरह कहाँ हैं, वापस आई, वापस आके अगर ये अपनी टेल को हिला करके मूव कर रही है तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि फूड सोर्स की जो डिस्टेंस है वो बी हाइव से 75 मीटर से ज़्यादा है। क्लियर है? तो डिस्टेंस पता लग गई, मोर देन 75 मीटर। अब डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? अगर ये अपने टेल को हिलाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, तो इसका मतलब है जो फूड सोर्स है वो सन की डायरेक्शन में है, इधर सूरज निकला हुआ है उसी डायरेक्शन में। और अगर ये टेल को हिलाते हुए नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, लोअर स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, तो इससे आइडिया लग जाता है कि जो फूड सोर्स है
उसकी डायरेक्शन सन की डायरेक्शन से उल्टा है। जैसे इधर सन निकला है तो फूड सोर्स इधर की तरफ होगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पर डी डांस हो गया। और जहाँ जहाँ क्यू लगा हुआ है इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ये वही चीज यहाँ भी समझाई गई है। जैसे ये देखिए, एक हनी भी है और ये अपने टेल को हिलाते हुए इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। और ये सन निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये बता रही है ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है जो फूड सोर्स है सन की डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर ये उल्टा मूव करती है ऐसे नीचे की तरफ, तो इसका मतलब फूड सोर्स की जो डायरेक्शन है वो सन की डायरेक्शन से अपोजिट है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हो गया। अब यहाँ पर जिसको जो डाउट हो वो पूछिए। एनर जो टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं बी हाइव की, वर्कर बीज फीमेल होती हैं, मेल नहीं, ओनली फीमेल। ये नहीं पढ़ना है बी हाइव कैसे बनता है, ये सिलेबस में नहीं है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा है ये बी हाइव वाले चैप्टर में, क्योंकि इसमें जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है आपका वो भी इसी में इंक्लूड हो गया है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में भी थोड़ा बहुत है। हाँ, मेल्स को बी हाइव में अलाउ नहीं किया जाता। जब वो रिप्रोडक्शन हो जाता है तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, आप ऐसे ही मान सकते हो। अब रॉयल जेली वो खुद नहीं खाती, इसका आंसर तो वही देंगे जो क्यों खुद नहीं खाती। बी हाइव में तीनों ही मेंबर रहते हैं, किंग, क्वीन, वर्कर्स। जो रिप्रोडक्शन करेगी ड्रोन उसकी डेथ होगी, सभी की नहीं। अपने पंख को हिलाते हैं ऐसे, तभी हवा निकलती है उससे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। ये आज का इसमें लास्ट टॉपिक रहेगा और यही इसमें सबसे ज्यादा समझने वाला है कि ये जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड कंडीशन है ये कैसे बन जाती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन यानी मेल्स जो हैप्लॉयड होते हैं कैसे बनते हैं, क्या करते हैं वो देखिए। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म बनने का प्रोसेस, और स्पर्म या मेल गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है। हमारी बॉडी में जब गैमीट्स बन रहे थे तो मियोसिस डिवीजन हुआ था, क्योंकि जिनसे गैमीट्स बनते हैं वो सेल्स डिप्लॉयड होती हैं हमारी बॉडी में, और डिप्लॉयड सेल्स में ही मियोसिस होता है, हैप्लॉयड सेल में मियोसिस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे ये किसी ने पूछ दिया कि भाई गैमीट्स तो मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, लेकिन मेल हनी बी में जब गैमीट्स बनते हैं तो डिवीजन माइटोसिस ही क्यों होता है, तो आप बोलना क्योंकि मेल जो है हनी बी यानी ड्रोन्स, इनकी बॉडी हैप्लॉयड होती है, ये रीजन है, और हैप्लॉयड कंडीशन में मियोसिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन होता है तो फिर स्पर्म या मेल गैमेट बनते हैं। मेल गैमेट बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और माइटोसिस जब होता है तो क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जो क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में होते हैं वही डॉटर सेल में आ जाते हैं। तो चूंकि मेल या ड्रोन में क्रोमोसोम 16 है, हैप्लॉयड कंडीशन है, तो जो गैमेट्स बनेंगे ये भी हैप्लॉयड ही बनेंगे, 16 क्रोमोसोम वाले। ठीक है, ये बन गए। मेल ने स्पर्म बना दिए। अब उसके बाद देखिए जो क्वीन है फीमेल जो कि डिप्लॉयड है, ये क्या करेगी, कुछ केमिकल सिक्रेट करेगी बॉडी से बाहर एयर में। ठीक है, इन केमिकल्स को फेरोमोन्स बोलेंगे। आगे बात, जैसे हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं, अगर कोई एनिमल हॉर्मोन्स को बॉडी से बाहर सिक्रेट कर रहा है हवा में, तो आप हार्मोन ना बोल के उसे फेरोमोन बोलोगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वीन है यहाँ बैठी हुई है, इसने फेरोमोन सिक्रेट किया हवा में, अब हवा से होते हुए ये फेरोमोन किंग के पास पहुंचे, तो किंग जो होंगे ये क्वीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, किंग क्वीन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब क्वीन और किंग गोल गोल ऐसे घूमेंगे इस तरीके से, ये क्वीन घूम रही है और इसी के पीछे पीछे किंग घूम रहा है, ठीक है। इस फ्लाइट के टाइम किंग अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डिलीवर कर देता है और फीमेल क्या करती है, एक ही बार में सारे के सारे स्पर्म ले लेगी और अपने अंदर स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेगी। पूछ दिया जाएगा स्पर्मेथिका इज ए पार्ट ऑफ मेल हनी बी कि फीमेल हनी बी, तो स्पर्मेथिका से स्पर्म वर्ड आ रहा है तो सबको ये लगता है कि ड्रोन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होगा, बट ऐसा है नहीं, ध्यान रखना है। स्पर्मेथिका क्वीन की बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो मेल या ड्रोन से आए हुए स्पर्म को स्टोर करता है, क्लियर है। अब एक वर्ड होता है न्यूक्लियल फ्लाइट या रिप्रोडक्टिव फ्लाइट, ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो देखिए, पॉपुलेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल जो मूवमेंट करते हैं उसी को न्यूक्लियल फ्लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो पहले ड्रोन ने अपने अंदर स्पर्म बना लिए, उसके बाद फिर क्वीन ने फेरोमोन सिक्रीट किया, ठीक है। फेरोमोन्स हवा से फैल गया और जैसे फेरोमोन ड्रोन के पास पहुंचा, ड्रोन को पता लग गया कि फीमेल हमें बुला रही है, तो ड्रोन अट्रैक्ट होकर क्वीन के पास चले गए। अब क्वीन और ड्रोन गोल गोल ऐसे घूमते हैं, यही न्यूक्लियल फ्लाइट है, क्योंकि अब रिप्रोडक्शन होने जा रहा है। क्वीन आगे आगे, ड्रोन पीछे पीछे। अब ड्रोन क्या करेगा, अपने स्पर्म को क्वीन के स्पर्मेथिका में स्टोर करा देगा। स्पर्म ले लिए क्वीन ने सारे के सारे, अब तो ड्रोन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर ड्रोन को बी हाइव में अलाउ नहीं किया जाता। तो जब बी हाइव में अलाउ ही नहीं किया जाएगा तो उस बेचारे की डेथ हो जाएगी, वो बाहर ही रहेगा और काम खत्म ही हो गया ड्रोन का, क्योंकि सारे के सारे स्पर्म एक ही बार में फीमेल ने ले लिए हैं। फीमेल वापस बी हाइव में आ गई। अब देखिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनना। मान लीजिए 200 स्पर्म लिए हैं फीमेल ने, क्वीन ने 200 स्पर्म लेकर के स्टोर करा लिए, ठीक है। एक एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ। अब क्वीन ने ओवम बनाने शुरू किए, फीमेल गैमेट बनाए। क्वीन ने 300 फीमेल गैमेट बनाए, 200 स्पर्म लिए थे, लेकिन क्वीन ने फीमेल गैमेट ओवम 300 बनाए। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब 300 फीमेल गैमेट में जो 200 फीमेल गैमेट होंगे, वो 200 जो स्पर्म है उससे फ्यूज हो जाएंगे, जो बनेगा इसे फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे, और 100 फीमेल गैमेट्स बच जाएंगे। इन्हीं 100 फीमेल गैमेट जो बच गए, इन्हें अनफर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे, क्योंकि ये तो फर्टिलाइज होंगे ही नहीं, स्वयं खत्म हो गए। अब जो क्वीन होगी, ये 2 तरह के एग ले करेगी। ले करने का मतलब एग निकालना, और निकाल के कहाँ रखेगी, बी हाइव में जो छोटे छोटे चैम्बर बने होते हैं, उनमें से कुछ चैम्बर्स का नाम होता है ब्रूड चैम्बर। इन्हीं चैम्बर में एग को रखा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्वीन कितने टाइप के एग ले करती है, कितने तरह के अंडे देती है, तो बोलेंगे 2 तरह के, एक फर्टिलाइज्ड एग्स और एक अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल गैमेट ही है, और फर्टिलाइज्ड एग वो हैं जिनमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए हैं, क्लियर है। और किस रेट से ले करती है, पर डे 1500 से 2000। और टोटल कितने एग ले करती है अपनी होल लाइफ में, तो बोलेंगे 15 lakhs। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, और ये भी लिखा हुआ है कि ब्रूड चैम्बर में एग रखे जाते हैं। तो 2 तरह के एग ले हुए, फर्टिलाइज्ड एग और एक अनफर्टिलाइज्ड एग। अब सुनना, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे उनमें तो हैप्लॉइड कंडीशन होगी, 16 क्रोमोसोम्स होंगे, सीधी सी बात है। अनफर्टिलाइज्ड जो होंगे एग, उनमें 16 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन होगी, लिखा हुआ है हैप्लॉइड। ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, ये बी ब्रेड को न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते हैं, और 24 डेज के बाद यही ड्रोन्स में बदल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग हैप्लॉइड है, तो इनसे जो ड्रोन बनना है ये भी हैप्लॉइड बनेंगे। और ये देखिए, हैप्लॉइड ही तो होते हैं ड्रोन। कितने दिन बाद, 24 डेज बाद। और अनफर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन बी ब्रेड से मिलता है। अब सुनिए, जब अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इसे पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है, और जब अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल्स बने तो इस पार्थिनोजेनेसिस को अर्हिनोटॉकी बोलते हैं।
और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल्स बने तो इस पार्थिनोजेनेसिस को थैलीटॉकी बोलते हैं। तो थैलीटॉकी तो यहाँ हो नहीं रही है क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से जो ड्रोन्स बन रहे हैं ये मेल है। तो इस तरह की पार्थिनोजेनेसिस को अर्हिनोटॉकी बोलेंगे। तो क्वेश्चन आ जाएगा पार्थिनोजेनेसिस किसमें होती है, बोलेंगे हनी बी में। कौन सी पार्थिनोजेनेसिस? अर्हिनोटॉकी, जिसमें क्या होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन या मेल्स या किंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो फर्टिलाइज्ड एग बच गए, मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था कि 200 फर्टिलाइज्ड एग बने थे, जस्ट एक एग्जाम्पल बताया था मैंने। अब फर्टिलाइज्ड एग जितने भी होते हैं उनमें से एक ऐसा फर्टिलाइज्ड एग होगा जिसको रॉयल जेली मिलेगी खाने के लिए। तो 15 से 16 दिन के बाद जिस फर्टिलाइज्ड एग को रॉयल जेली मिली है वो फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन बनेगी। और फर्टिलाइज्ड एग तो डिप्लॉयड होते हैं, जो क्वीन बनेगी ये भी डिप्लॉयड होगी, सीधी सी बात है। जैसे ही एक फर्टिलाइज्ड एग जिसको रॉयल जेली मिली है उससे क्वीन बन गई, तो अब ये क्वीन क्या करेगी, अपनी बॉडी में जो मैंडीबुलर ग्लैंड होती हैं, ये भी यही माउथ में होती हैं, इन मैंडीबुलर ग्लैंड से एक सब्सटेंस निकालेगी क्वीन, जिसे क्वीन इनहिबिटरी सब्सटेंस बोलेंगे। तो ये मत समझ आना कि अपने आप को इनहिबिट कर लेगी। क्वीन इनहिबिटरी सब्सटेंस का काम क्या होता है, जो अदर्स फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको क्वीन में ना बदलने देना, क्योंकि क्वीन तो एक ही होती है। तो जैसे ही एक फर्टिलाइज्ड एग 15 to 16 डेज के बाद रॉयल जेली की वजह से क्वीन में बदल जाएगी, यही क्वीन इनहिबिटरी सब्सटेंस रिलीज करेगी अपनी मैंडीबुलर ग्लैंड से, और ये इनहिबिटरी सब्सटेंस बी हाइव में अदर क्वीन को नहीं बनने देगा। क्लियर है? तो जो अदर फर्टिलाइज्ड एग बच गए ये क्या करेंगे, इनको भी बी ब्रेड मिलेगी न्यूट्रिशन के फॉर्म में, और 21 डेज के बाद ये वर्कर्स में बदल जाएंगे। सेक्स वाइज ये भी फीमेल होंगे लेकिन होंगे ये वर्कर। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब देखिए, अगर आपसे स्टेजेस पूछ दी जाए कि हनी बी के लाइफ साइकिल की स्टेजेस बताइए, तो सबसे पहले एडल्ट हनी बी, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सुनना ध्यान से, रिप्रोडक्शन होने के बाद एग बनते हैं, और एग की जब हैचिंग होती है, एग जब फटता है, एग का टूटना, इसे हैचिंग बोलते हैं। 3 दिन बाद एग टूट जाता है, तो जो ऑर्गेनिज्म निकलता है इसे लार्वा बोलते हैं, जिसका नाम ग्रब होता है। अब आप सोच रहे हो ऊपर तो कहीं लार्वा नाम ही नहीं आया, ऊपर यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है, जैसे फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर बना दिया या क्वीन बना दिया गया, अनफर्टिलाइज्ड से ड्रोन बना दिए गए। लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। जैसे फर्टिलाइज्ड एग जो होगा इसके अंदर डेवलपमेंट चल रहा होगा एग के अंदर, जब वो अंडा टूटेगा तो अंदर से जो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं वो सीधे वर्कर क्वीन या ड्रोन नहीं होते, पहले लार्वा बनता है उनसे, और लार्वा का नाम होता है ग्रब लार्वा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, ये भी एक स्टेज है, और फिर प्यूपा ही एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे अनफर्टिलाइज्ड एग है, मान लीजिए अनफर्टिलाइज्ड एग है, उस एग के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है वो न्यूट्रिशन बी ब्रेड से ले रहा है, और जब वो डेवलपमेंट हो जाएगा एग के अंदर तो एग फटेगा, अंदर से ऑर्गेनिज्म जो निकलेगा अनफर्टिलाइज्ड एग से वो लार्वा होगा, जिसे बोलेंगे ग्रब लार्वा। ग्रब लार्वा से प्यूपा बनेगा, ये भी एक स्टेज है, और फिर प्यूपा से एडल्ट यानी ड्रोन या मेल या किंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही चीज फर्टिलाइज्ड एग में भी होती है। तो मान लीजिए जिस फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन बनने वाली है उस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर डेवलपमेंट चल रहा होगा, डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद अंडा टूटेगा, तो फिर लार्वा बनेगा पहले ग्रब, और फिर ग्रब लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से जो एडल्ट बनेगा इसे क्वीन बोलेंगे। यानी डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनते, बीच में लार्वा भी बनता है जिसका नाम ग्रब होता है इन द केस ऑफ हनी बी। क्लियर है यहाँ पर? अब जिसको यहाँ पर डाउट्स पूछने हो वो पूछ सकता है, जिसको लीव करना हो वो कर सकता है। आज के लिए इतना ही है। टेस्ट में कंप्लीट आएगा, डिजीज कंप्लीट और DOA कंप्लीट। कल खत्म हो जाएगा चैप्टर।
उससे मतलब नहीं होता है कि किससे अनफर्टिलाइज एग बन रहा है, ऐसा नहीं होता कि जिससे बन रहा है वो उसी में आगे कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होता। DOA भाई जितना मॉड्यूल में दिया वो मुझे तो उतना पढ़ाना ही पड़ेगा, आप NCERT से भी कर सकते हैं, सफिशियंट होगा उतना। नेक्स्ट जूलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी, 11th का स्टार्ट होगा। हाँ, ये जो भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है फुल एडल्ट बनने का टाइम पीरियड है। क्वीन के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता। टेस्ट 1 अगस्त को है, ऑफलाइन अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। 12th की जूलॉजी कंप्लीट एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस चैप्टर के साथ। 11th का स्टार्ट होगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा ये अभी तक बताया नहीं गया है।